हेलो एवरीवन, आई एम रंजीत कुमार। फिजिक्स लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे वर्क, पावर और एनर्जी इस पे, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करेंगे वर्क के बारे में, फिर हमारी बातचीत होगी एनर्जी के बारे में, और फिर हम लोग बात करेंगे पावर के बारे में, है ना। यानी तीन चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे, वर्क, एनर्जी, पावर, और इनका जो आपस में इंट्रैक्शन है उन सब पे चर्चा होगी। सबसे पहले बात करते हैं वर्क। वर्क क्या होता है, ठीक है। तो वर्क हिंदी में इसको बोलते हैं कि काम, वर्क किया यानी काम किया। तो कब बोलते हैं काम किया? जब कुछ काम करना होता है। तो आप देखते हो कि मैंने आपको कुछ काम दिया कि भाई इसको ज़रा उधर धक्का दे के ले जाओ, तो वहाँ क्या होता है, एक फोर्स होता है और एक डिस्प्लेसमेंट होता है ना। आप किसी ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स लगा के उसको डिस्प्लेस करते हो तो हम लोग बोलते हैं कि काम हुआ है। यानी काम कब हुआ है? तो जब एक ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा के डिस्प्लेस किया जाता है, ठीक है। जब किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा के डिस्प्लेस किया, जैसे ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है और आप इसको फोर्स लगा के डिस्प्लेस कर रहे हो, इसको धकेल रहे हो, धकेलते धकेलते इसको दूसरी तरफ लिया, यहाँ तक लिया है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? आपका फोर्स लग रहा है इस पे और आप फोर्स लगा के इसको धकेलते 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 यहाँ तक लिया, मतलब ये यहाँ तक आपका फोर्स लग ही रहा था। समझ रहे हो ना? यहाँ तक आपका फोर्स लग ही रहा था। तो आपका जो आपने जो यहाँ डिस्प्लेसमेंट किया, फोर्स लगा के जो डिस्प्लेसमेंट किया, तो हम लोग कहेंगे कि आपने क्या किया, आपने एक काम कर दिया। तो काम कब होता है, कब काम होता है? तो जब फोर्स लगा के किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया जाता है, जब फोर्स लगा के किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि वहाँ काम हुआ है। अच्छा देखिए, यहाँ काम में जो डिस्प्लेसमेंट जो हम देख रहे हैं वो हम ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट नहीं देख रहे हैं, वो हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं। देखिए आपका जो पॉइंट, इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, वो पॉइंट आपका यहाँ से यहाँ तक मूव किया। ये चाबी यहाँ इस किताब पे रखा हुआ है और मैंने क्या किया, इस चाबी को धक्का दिया। तो मैंने जो धक्का दिया वो तो यहां से यहीं तक किया ना, समझ रहे हो? इसके बाद तो मैंने धक्का दिया ही नहीं। ये अलग बात है कि मैंने यहां से यहां तक काम करने की वजह से मैंने फोर्स लगाकर डिस्प्लेस किया, तो काम ही किया ना। तो यहां से यहां तक जो मैंने काम किया उसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट को एनर्जी मिली और ये आगे गया, ये आगे भी जाता रहा, ठीक है। तो मुझे ऑब्जेक्ट के उस डिस्प्लेसमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है जो मेरे फोर्स हटा लेने के बाद हुआ। समझ में आ रहा है ना? जब तक फोर्स लग रहा था तभी तक का डिस्प्लेसमेंट लेना है। फोर्स हट जाने के बाद जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो डिस्प्लेसमेंट आपको काउंट नहीं करनी है, ये दिमाग में आपको रखना है। ओके, तो इस ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ धक्का दिया, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है। तो आप बोलोगे कि सर हाँ, इस फोर्स ने काम किया है। अच्छा देखो यहाँ दो चीज डिस्प्लेस होता हुआ नजर आ रहा है। एक तो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ से यहाँ गया, दूसरा जिस पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे थे वो पॉइंट भी मूव कर रहा है ना, वो भी डिस्प्लेस हुआ है। तो याद रखना है कि हम तभी कहेंगे कि वर्क हुआ है, हम तभी कहेंगे कि वर्क हुआ है जब दोनों मूव करे, फोर्स लगने से दोनों मूव करे, ऑब्जेक्ट भी मूव करे और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स भी मूव करे। जब तक दोनों मूव नहीं करेगा हम बोलेंगे कि भाई वर्क अभी नहीं हुआ है, ठीक है। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप दीवार को धक्का दे रहे हो, दीवार मूव नहीं कर रहा है, फोर्स तो लग रहा है आपका, है ना। मान लो आपके सामने कोई दीवार है, ठीक है, और आप इस दीवार को एक फोर्स लगा के धकेल रहे हो, ठीक है, पर दीवार अपनी जगह पे है, दीवार तो हिल नहीं रही, दीवार तो कहीं डिस्प्लेस हो नहीं रहा है। तो क्या लग रहा है, क्या आपने काम किया? क्या आपके द्वारा कोई काम हुआ? नहीं, यहाँ पे इस फोर्स ने काम नहीं किया। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, वर्क जो होता है ना वो फोर्स स्पेसिफिक होता है। फोर्स स्पेसिफिक होने का मतलब हुआ कि जब भी ये सवाल आएगा कि वर्क क्या है, तो ये सवाल भी उसके साथ जुड़ा होगा किस फोर्स का, यानी किसी फोर्स के का हम वर्क निकालेंगे। अगर 4 फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है, आपका वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट शो हो रहा है, तो चारों फोर्स का वर्क जो होगा वो अलग अलग होगा। बात समझ में आ रही है ना? हर फोर्स अपना अपना काम करेगा। जैसे एक फैक्ट्री में अगर 10 मजदूर है तो 10 मजदूर अपना अपना काम कर रहे हैं, है ना।
तो वैसे ही ये फोर्स कोई लगा तो ये फोर्स अपना काम करेगा। तो ये काम तभी करेगा जब ऑब्जेक्ट मूव करे, जिस ऑब्जेक्ट पे वो लग रहा है वो ऑब्जेक्ट मूव करे, और जो जिस पॉइंट पे लग रहा है वो पॉइंट भी मूव करे। यानी ऑब्जेक्ट मूव करे और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव करेगा, तब हम कहेंगे कि काम हुआ है। अगर एक मूव करता है दूसरा नहीं करता है तो हम बोलेंगे कि काम नहीं हुआ है। ठीक है, तो काम कब हुआ है, पहली बात तो इसको नोट कीजिए। कब कहते हैं कि काम हुआ है? तो जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है और फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट होता है, किसमें? ऑब्जेक्ट में, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स में, तब हम बोलते हैं कि काम हुआ है। इनमें से अगर कोई एक मूव करे दूसरा नहीं करे, या फिर दोनों मूव नहीं करे, तो उस केस में हम कहते हैं कि काम नहीं हुआ है। ठीक है, वर्क होने के लिए कंडीशन है कि दोनों मूव करना चाहिए, ऑब्जेक्ट में भी डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स में भी डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अब जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं। अच्छा हाँ, इसमें देख लीजिए, इसमें क्या बात है, यहाँ फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, ना ही ऑब्जेक्ट में ना ही पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स में, तो हम बोलेंगे कि भैया इस फोर्स ने कोई काम नहीं किया। अच्छा, आप एक चीज़ गौर करोगे, अगर मैं आपको कहूँ कि दीवार को धक्का देते रहो 2 घंटे तक, लगातार एकदम लगाते रहो, एकदम धकेलते रहो, तो बार बार धक्का देने की वजह से, मतलब धकेलते रहने की वजह से थोड़ी देर बाद आप थक जाओगे, बोलोगे सर अब नहीं धक्का दे सकता, मैं थक गया। थक गया मतलब आपने एनर्जी लॉस किया। ठीक है, अच्छा जब वर्क करते हैं ना तो एनर्जी वहाँ पे खर्च होती है। वर्क को आप ऐसे समझ लो कि वर्क इज ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी। एनर्जी ट्रांसफर करने का एक तरीका है ना। जैसे कि अभी ये रुका हुआ है, रेस्ट में है, और जब हम इसको फोर्स लगा कर डिस्प्लेस करेंगे तो ये मोशन में आ जाएगा। तो क्या किया मैंने, फोर्स लगा के डिस्प्लेस किया, जस्ट लाइक मैंने एक काम किया, और जितना, और मेरे काम करने की वजह से जो मेरी एनर्जी लॉस हुई है वो इसे मिल गई और इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और फिर ये चल पड़ा। तो फाइनली हुआ क्या, मैंने अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर की, कैसे? वर्क के जरिए। तो वर्क क्या है? एनर्जी ट्रांसफर करने का एक तरीका है, आप ऐसे भी बहुत समझ सकते हो यहाँ पे। तो खैर, तो मैं ये कह रहा था कि आप लगातार दीवार को धक्का दो, तो धक्का देते देते थोड़ी देर में आप थक जाओगे, तो आप कह रहे हो कि सर मेरी तो एनर्जी लॉस हुई है, और मतलब मैंने आपके हिसाब से आपने काम किया, तो आप तो ये कहोगे ना कि सर मैं थक गया मतलब एनर्जी लॉस हुई, और मैं कहूँगा कि नहीं तुमने काम नहीं किया, मैंने तुमको कहा था दीवार धक्का देने के लिए, नहीं काम हुआ, यहाँ पे तुमने फोर्स लगाया बट डिस्प्लेसमेंट तो हुआ नहीं, तो काम नहीं हुआ। तो फिर आपके मन में आएगा कि जब काम हुआ नहीं तो मैं क्यों थक गया, मेरी एनर्जी कहाँ गई, है ना। छोटे स्टैंडर्ड से आप पढ़ते आए हो कि एनर्जी कंजर्वेशन का सिद्धांत, है ना, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये जो आप पढ़ते आए हो तो आपके दिमाग में आएगा ना कि भैया जब मैंने काम नहीं किया तो एनर्जी गई कहाँ, क्योंकि काम करते तब एनर्जी खर्च होती, तो हम समझते कि अच्छा जो काम किया, ठीक है, उसकी वजह से मेरी एनर्जी खर्च हुई और किसी और रूप में बदल गई। बट यहाँ जब काम ही नहीं हुआ तो एनर्जी गई कहाँ? तो असल में आपका जो फोर्स दीवार पे लग रहा था ना, उसने काम नहीं किया, काम तो हुआ है। काम क्या हुआ है मालूम है? जब आप धक्का दे रहे थे तो आपके जो मसल्स हैं, आपने ध्यान दिया होगा कि मसल्स एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे थे और वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, है ना। आपके शरीर के अंदर जो ब्लड पुश हो रहा है नर्व्स के अंदर, तो उनमें वहाँ पर फोर्स लग रहा है, वहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वहाँ काम हो रहा है। तो शरीर के अंदर बहुत सारा काम हो रहा है, फोर्स लगाते वक्त आपके मसल्स एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं और वहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मसल्स थोड़े से डिस्प्लेस हो रहे हैं, है ना। तो काम वहाँ हो रहा है और उस काम की वजह से आपकी जो एनर्जी है वो लॉस हो रही है। तो आप जो एनर्जी लॉस फील कर रहे हो वो आपके शरीर के अंदर जो काम हुआ है ना, उसकी वजह से फील कर रहे हो, ना कि इस फोर्स के काम करने की वजह से। समझ में आया ना। तो कोई फोर्स काम करे किया है ऐसा हम तभी बोलते हैं जब वो फोर्स जिस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो और जिस पॉइंट पे लग रहा है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, वो भी ऑब्जेक्ट के साथ डिस्प्लेस हो। अगर इनमें से कोई एक डिस्प्लेस हुआ दूसरा नहीं हुआ तो हम बोलेंगे भैया इस फोर्स ने काम नहीं किया है। ठीक है, अब एक एग्जांपल से हम समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए किसी गाड़ी का पहिया है, ठीक है,
गाड़ी का हिस्सा है, और ये पहिया रोटेट कर रहा है, ऐसे नाच रहा है इस तरह से, है ना। गाड़ी चलती है तो उसका पहिया घूमता है ना, तो ये पहिया ऐसे 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 नाच रहा है। अब अगर किसी समय आप इसके किसी एक पॉइंट P को देखो, है ना, जो इस ग्राउंड के कांटेक्ट में है, तो आपको समझ में आएगा कि जब ये रोटेट कर रहा है, जिस समय रोटेट कर रहा है उस समय ये जो पॉइंट P, आप सोचो जरा, ऐसे ऐसे नाच रहा होगा तो क्या होगा, ये पॉइंट P इधर जाने की कोशिश कर रहा है ना। तो जब ये पॉइंट P इधर जाने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन इसका क्या करेगा, अपोज करेगा, नहीं, कांटेक्ट है ना ग्राउंड के साथ, तो वहां पे फ्रिक्शन लगेगा और वो इस P की जो टेंडेंसी यहाँ बन रही है इधर जाने की, है ना, इसके नाचने की वजह से, तो फ्रिक्शन कहेगा कि डी भैया इधर नहीं जाना है, और वो अपोज करेगा और उल्टी दिशा में यानी फोर्स लगा देगा। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स लगा रही है ग्राउंड, ये नीचे कौन है, ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड लगा रही है इस पहिए पर, पॉइंट P पर, है ना। तो ऐसे लगा रही है कि भैया हम इसको मुंह, मतलब P को इधर नहीं जाने देंगे, ठीक है, क्योंकि चक्के के घूमने की वजह से पॉइंट P की टेंडेंसी बन रही इधर जाने की, तो फ्रिक्शन इसका विरोध करेगा, वो आगे लग जाएगा, ठीक है। जब ये आगे लगेगा तो फिर ये जो फोर्स जो लग रहा है इस पहिए पे, या फिर अगर ये किसी गाड़ी से अटैच है तो गाड़ी पे, तो इस फोर्स की वजह से वो गाड़ी आगे की तरफ बढ़ेगी, ठीक है। तो जैसे ही गाड़ी आगे की तरफ बढ़ेगी क्या होगा, जैसे ही गाड़ी आगे की तरफ बढ़ेगी, आप सबको पता है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो P है, वो तो यहाँ पर जो जिस पॉइंट पे लग रहा था वो तो क्या हो गया, पीछे यही छूट गया। अब नया पॉइंट आ जाएगा आपके पास, है ना। अब ये नया पॉइंट Q है और इस नए पॉइंट पे अब फोर्स लग रहा है, पहले वाला पॉइंट तो पीछे ही छूट गया, यानी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तो मूव किया ही नहीं। अब Q की टेंडेंसी इधर जाने की बन रही है तो Q पे ये फोर्स लगेगा, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तो जो पहले लग रहा था वो तो वही रह गया, वो आगे नहीं बढ़ा, अब दूसरे पॉइंट पे लग रहा है ना। बात समझ में आ रही है, यानी जिस पॉइंट पे लग रहा था, ऑब्जेक्ट तो मूव कर रहा है, देखो पूरा का पूरा चक्का आपका मूव कर गया, मूव करते करते ये आगे बढ़ गया, ठीक है। तो फोर्स जो ये रोटेट कर रहा है उसकी वजह से जो ये फ्रिक्शन यहाँ पर अर्थ का लग रहा है इस पे, तो ये फ्रिक्शन क्या कर रहा है, फ्रिक्शन की वजह से गाड़ी तो आगे बढ़ रही है, ठीक है, ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट शो हो रहा है कि गाड़ी आगे बढ़ गई, चक्का आगे बढ़ गया, है ना। बट जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स था वो यही रह गया, वो इस ऑब्जेक्ट के साथ मूव नहीं कर पाया। तो हम बोलेंगे कि भैया इस फ्रिक्शन ने काम नहीं किया, समझ रहे हो ना। यहाँ पर ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये यहाँ कोई काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, समझ में आया। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट तो मूव कर रहा है, पर जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है वो पॉइंट नहीं मूव कर रहा है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर ऑब्जेक्ट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स दोनों मूव करे तब बोलते हैं कि फोर्स ने काम किया है। एक मूव करे दूसरा नहीं करे तो बोलते हैं कि फोर्स ने काम नहीं किया है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे जो ये फ्रिक्शन फोर्स अर्थ के द्वारा लग रही है जिसकी वजह से ये चक्का आगे जा रहा है, गाड़ी आगे जा रही है, ठीक है, इस फोर्स ने कोई काम नहीं किया है, ये फोर्स कोई काम नहीं करता है। चलिए हो गया। तो हमने क्या समझा यहाँ पे, तो जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगे, फोर्स के साथ ऑब्जेक्ट में और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स में डिस्प्लेसमेंट शो हो तो हम कहेंगे कि वर्क हुआ है, और अगर नहीं तो बोलेंगे वर्क नहीं हुआ है। दोनों डिस्प्लेस करना चाहिए, ऑब्जेक्ट भी और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स भी। ये हो गई। अब बात करते हैं कि वर्क कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो दो सिचुएशन हो सकता है, या तो फोर्स कांस्टेंट होगा और नहीं तो फोर्स वेरिएबल होगा। तो पहले बात करते हैं कि जब फोर्स कांस्टेंट होगा तब क्या, है ना। यानी हम यहाँ पर फर्स्ट केस लेते हैं कि जब फोर्स कांस्टेंट होगा, यानी व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट। जब फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है, तब वर्क कैसे डिफाइन होगा। तो जब फोर्स कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब समझ रहे हो ना, उसका मैग्नीट्यूड, उसका डायरेक्शन दोनों फिक्स है,
बदल नहीं रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। पूरे डिस्प्लेसमेंट के दौरान आपका फोर्स अपनी वैल्यू, अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि फोर्स कांस्टेंट है। तो जब फोर्स कांस्टेंट हो, इफ फोर्स इज कांस्टेंट, देन वर्क डन ऑफ द फोर्स is defined as the dot product of force and displacement। अब डिस्प्लेसमेंट किसका? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ध्यान रखना, यहाँ ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट नहीं लेना है, किसका लेना है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि आप गलती, अगर मैं ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट बोल दूंगा तो आप गलतियाँ कर सकते हो, राइट, है ना। जैसे कि ये चाबी ऑब्जेक्ट हो गया, ये इस किताब पे रखा हुआ है और मैं इसको फोर्स लगा के डिस्प्लेस कर रहा हूँ। एक बार फिर से करता हूँ। अब देखो, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स यहीं तक डिस्प्लेस हुआ, पर ऑब्जेक्ट तो बहुत आगे तक गया, है ना, वो दूर चला गया, दूर जाके गिर गया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट तो कुछ और है, पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट ये है। और हमारे फोर्स ने यहीं तक काम किया है, जितना दूर तक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डिस्प्लेस हुआ है, फोर्स ने वहीं तक काम किया है, उसके बाद काम नहीं किया। उसके बाद तो मैंने फोर्स लगाना ही बंद कर दिया था, राइट। और ऑब्जेक्ट जो आगे बढ़ा, जो भी किया, वो अपनी एनर्जी से गया था, राइट, है ना। तो हम जब वर्क कैलकुलेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का नहीं लेंगे, बल्कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का लेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट, द वर्क डन ऑफ द फोर्स is defined as the dot product of force and displacement of किसका? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट लेना है, लेकिन किसका लेना है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है ना। चलिए, अब जैसे मान लीजिए कि ये आपका फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो वेक्टर है ये आपका डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है। और फिर मान लीजिए कि यहाँ जो एंगल बन रहा है वो आपका थीटा है। तो इस केस में जब हम वर्क डिफाइन करेंगे, ठीक है, तो वर्क बराबर सीधा हो जाएगा F.S, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट। यहाँ जो S जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। किसका डिस्प्लेसमेंट है? तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ना कि ऑब्जेक्ट। ये दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए, अच्छा, F.S क्या होगा? तो F.S हो जाएगा Fs cos थीटा। तो वर्क का फॉर्मूला ये भी हो गया कि भैया क्या होगा? Fs cos थीटा। हो गया? यहां तक समझ में आ गया? तो वर्क का एक फॉर्मूला तो हमारे पास ये आया कि वर्क बराबर क्या आ गया? F.S। और एक फॉर्मूला क्या आ गया? Fs cos थीटा। मतलब फोर्स ले लीजिए, डिस्प्लेसमेंट ले लीजिए और जो भी बीच का एंगल बन रहा है उसके cos को उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको वर्क निकल जाएगा। चलिए, ये तो समझ में आ गया। वर्क निकालने का एक तरीका ये होगा। अच्छा, इस फॉर्मूला से हमें कुछ केसेस समझ में आ रहे हैं। यहाँ भी केस बन रहा है। क्लास 9th में आप सब ने उन केसेस पर चर्चा किया होगा, ठीक है। जैसे यहाँ केस क्या बनेगा? यहाँ एक केस बनेगा कि अगर थीटा, है ना, 0 डिग्री हुआ। 0 डिग्री का मतलब समझते हो? जिधर फोर्स उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो जाए। मतलब फोर्स अगर इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो गया, सेम ही डायरेक्शन में हो गया, तो हम बोलेंगे कि दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है? 0। तो अगर थीटा 0 हो जाए, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो जाए, तो उस केस में तो भैया cos थीटा जो होगा वो 1 हो जाएगा, है ना। cos थीटा आपका 1 हो जाएगा। तो जब आप वर्क निकालोगे, वर्क का फॉर्मूला क्या है? Fs cos थीटा।
तो cos थीटा की जगह तो 1 डालोगे, तो सीधा सीधा वर्क का फॉर्मूला आ जाएगा Fs, है ना, वर्क बराबर Fs। तो ये चीज़ आप 9th में पढ़े हुईएगा, टीचर ने बताया होगा कि जिधर फोर्स लगे अगर उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो तो वर्क निकालने के लिए सीधा सीधा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को गुना कर देना है, ठीक है। और वर्क आपका यहाँ पे पॉजिटिव ही होगा। देखो वर्क पॉजिटिव और निगेटिव भी हो सकता है। निगेटिव कब होगा, जैसे कि आप मान लीजिए कि आपका डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए तब, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर हम सेकेंड केस की बात करें, अगर मान लीजिए थीटा अगर 180 डिग्री हो, जब 180 डिग्री होगा तब बताइए आपका फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट ठीक उल्टा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो ठीक उल्टा हो जाए तो उस केस में जो बीच में एंगल बनेगा वो तो 180 डिग्री का होगा, राइट। दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो आपका 180 डिग्री का होगा और cos 180 का मान -1 होता है, ठीक है। तो वर्क बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े हो, Fs cos थीटा, cos थीटा की जगह पर -1 लिख देंगे, कितना आ जाएगा -Fs। तो आपके पास वर्क का एक फॉर्मूला हो गया -Fs। क्लास 9th आप याद कीजिए, वहाँ टीचर ने आपको बताया होगा कि जब फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट फोर्स के अपोजिट हो रहा है तो उस केस में आपको करना है क्या है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट में गुना करना है, माइनस लगा देना है ना। उस केस में वर्क आपका नेगेटिव हो जाएगा और फॉर्मूला होगा W बराबर -Fs। सिंपल, सेम डायरेक्शन में है तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट गुना कीजिए, W बराबर Fs। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट गुना कीजिए लेकिन माइनस लगा दीजिए, है ना, वर्क आपका नेगेटिव होगा। अच्छा, ये सारे फॉर्मूले तभी यूज करेंगे जब फोर्स कांस्टेंट हो। अभी तक हमने ये बात नहीं की कि फोर्स जब वेरिएबल होगा तब क्या करेंगे। अच्छा, इसी में एक और केस आता है, ठीक है, आप एक और केस पे चर्चा कर सकते हो। आपका केस 3 है कि अगर थीटा 90 हो जाए, 90 होने का मतलब समझते हो, थीटा 90 होने का मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, जिधर फोर्स लगा है उसके परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाए। आपको सर ऐसा कैसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए ये एक सरफेस है, ओके, और यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है m। अब आप यहाँ पर ऐसे फोर्स लगा रहे हो F1, कोई और भाई साहब है वो ऐसे लगा रहे हैं F2, है ना। और इस फोर्स की वजह से क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ बढ़ेगा। आप यहाँ लगा रहे हो F1, इधर से इसका mg भी लग रहा होगा इस पे, है ना, इसका वेट, फिर इस सरफेस का नॉर्मल भी लग रहा होगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो ये फोर्सेस बैलेंस हो गए, वर्टिकल डायरेक्शन में ना ये नीचे जाने वाला है ना ऊपर जाने वाला है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस फोर्स की वजह से ये मूव करेगा, राइट। तो इस फोर्स की वजह से वो मूव किधर कर रहा है, इधर, ये आपका डिस्प्लेसमेंट, और आपने जो फोर्स लगाया है वो इधर। तो देखो आपका फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है ना। अब इसके साथ तो ठीक है, सेम एंगल बना रहा है। तो मैंने पहले ही कहा ना कि वर्क जो है वो क्या है, फोर्स स्पेसिफिक होता है, अलग अलग फोर्स का वर्क अलग अलग होता है। तो जब मैं इस फोर्स का वर्क निकालूंगा तो यहाँ बोलूंगा ना कि भैया ये और ये परपेंडिकुलर है। जब मैं इस फोर्स का वर्क निकालूंगा तो बोलूंगा कि नहीं सेम डायरेक्शन में है ना। हो सकता है कि इस पे फ्रिक्शन भी लग रहा हो उल्टा दिशा में। को जो फ्रिक्शन का जब वर्क निकालने के लिए कहा जाएगा तो हम बोलेंगे कि भैया फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है ना। तो हर फोर्स के लिए जब वर्क निकालेंगे तो यहाँ अलग अलग सिचुएशन आ सकता है। हो सकता है डिस्प्लेसमेंट किसी फोर्स के डायरेक्शन में ही हुआ हो, किसी फोर्स के अपोजिट हुआ हो, तो किसी फोर्स के परपेंडिकुलर हुआ हो, है ना। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि अगर थीटा 90 हुआ तो सर उस केस में क्या करेंगे। तो अगर थीटा 90 हुआ तो उस केस में जब हम वर्क निकालेंगे तो वर्क का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे Fs cos थीटा। तो यहाँ थीटा के तो 90 है तो Fs cos 90 हो जाएगा। cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो वो क्या करेगा, सबको 0 कर देगा, मतलब ये वर्क ही 0 हो जाएगा। मतलब अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है तो फिर वहाँ पे कोई काम नहीं होगा। दिमाग में रखना है कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट अगर परपेंडिकुलर हुए तो फिर काम नहीं हुआ, है ना। मतलब सीधा सा लॉजिक यही है कि जिधर फोर्स लगा उधर तो थोड़ा भी नहीं घसका ना। देखो मैं अगर बात करूँ, मान लो आपने फोर्स ऐसे लगाया और डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, बीच का एंगल थीटा, और अगर आप यहाँ पे एक छोटा सा परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो आपको यहाँ पर एक लेंथ मिल रहा है और इस लेंथ, ये लेंथ कितनी होगी, S cos थीटा। आप ट्रिग्नोमेट्री लगाओ,
है ना, ये आपका हाइपोटेनस है और ये बेस है। तो हाइपोटेनस एस है, ये एंगल थीटा है, बेस निकालना है, तो बेस क्या होगा, हाइपोटेनस इंटू कॉस थीटा, दैट इज एस कॉस थीटा। तो ये एस कॉस थीटा बेसिकली रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कंपोनेंट ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी आपने वर्क निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया है ना, आपने जो वर्क निकालने के लिए फॉर्मूला यूज किया है, वर्क बराबर क्या, एफ एस कॉस थीटा। इसमें जो एस कॉस थीटा है, अगर हम एस कॉस थीटा की बात करें तो ये एस कॉस थीटा क्या है, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स या पैरेलल टू फोर्स, आप इसको एस पैरेलल कह सकते हो। तो एस पैरेलल क्या है, एस पैरेलल इज नथिंग बट एस कॉस थीटा एंड दिस इज नथिंग बट कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का जो कंपोनेंट है वो है। ओके, मतलब वर्क निकालने के लिए करना क्या है, फोर्स लेना है और फोर्स के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसी को लेना है। आपको मेन डिस्प्लेसमेंट से मतलब नहीं है, आपको बस ये देखना है फोर्स के डायरेक्शन में कितना घसक गया। ठीक है, तो ये काम करना होता है। तो जब परपेंडिकुलर जाएगा, जब थीटा आपका 90 होगा तो जा तो ऐसे ही रहा है, फोर्स ऐसे लग रहा है, तो फोर्स की दिशा में तो थोड़ा भी नहीं घसक रहा है ना, आप समझ रहे हो। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होंगे तो जिधर फोर्स लग रहा है उधर तो थोड़ा भी नहीं घसक रहा है ना, तो वर्क तो जीरो हो जाएगा, सीधा सा बात है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप 2 सर से ट्यूशन पढ़ रहे हो, आप 2 सर से 2 अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाई कर रहे हो। जैसे कि एक सर से आप पढ़ रहे हो फिजिक्स पढ़ रहे हो, दूसरे सर से संगीत सीख रहे हो, है ना। तो अब संगीत आपका अच्छा हो गया, है ना, पर जो सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हो वो आपका खराब हो गया, तो दोष किसको होगा, संगीत के टीचर को होगा या फिर सब्जेक्ट के टीचर को होगा। 100% सब्जेक्ट के टीचर को बोलोगे, है ना। संगीत में आप अच्छे हो, इसमें आपका जो सब्जेक्ट है, जो भी जैसे आप जो पढ़ रहे हो, मान लो मैथ्स ही पढ़ रहे हो, तो मैथ के टीचर का कोई योगदान नहीं है। संगीत अच्छा है, इसमें मैथमेटिक्स का टीचर तो कुछ नहीं कर रहा ना, उसे तो मैथ पढ़ाने के लिए मिला हुआ है, वो मैथ पढ़ा रहा है, मैथ सिखा रहा है, संगीत तो नहीं सिखा रहा है। तो संगीत जो सीख रहा है बच्चा, उसमें मैथ के टीचर का कोई योगदान नहीं है। तो बच्चा अगर संगीत में टॉप कर गया तो मैथ का टीचर ये नहीं कह सकता देखो मैंने कितना अच्छा पढ़ाया, संगीत में टॉप कर गया। ठीक है, कोई बोलेगा भैया आपने तो मैथ पढ़ाया ना, तो आपका परफॉर्मेंस तो मैथ्स में क्या नंबर आया, मैथ्स में क्या किया, इसको देख के होगा ना, संगीत देख के थोड़ी होगा, है ना। वैसे ही यहाँ पर बात है, आप फोर्स लगा रहे हो किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी डायरेक्शन में धकेलने की कोशिश कर रहे हो, तो उधर जितना घसकेगा उसके हिसाब से आपका वर्क डिसाइड होगा। फोर्स के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसके हिसाब से आपका वर्क डिसाइड होगा। अगर फोर्स के डायरेक्शन में थोड़ा भी नहीं घसका तो फिर वहां पे क्या हो जाएगा, आपका वर्क जीरो हो जाएगा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट फोर्स के परपेंडिकुलर है तब तो भाई फोर्स के डायरेक्शन में थोड़ा भी नहीं घसक रहा, तो वहां पे उस फोर्स का जो वर्क होगा वो जीरो हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास एक फोर्स का वर्क निकालने का एक फॉर्मूला हमारे पास और आ गया कि भैया करना क्या चाहिए, फोर्स ले लो और फोर्स के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है बस उससे गुना कर दो, आपको पूरे डिस्प्लेसमेंट से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, एक बार फिर से अपने फॉर्मूले को समझते हैं। हमारे पास जो रिजल्ट है कि वर्क बराबर एफ एस कॉस थीटा। जरा इसको फिर से देखिए, ये आपका फोर्स है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है और ये एंगल थीटा है। अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और फिर आप यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे, देखो इसकी लंबाई एफ है, ये फोर्स है और ये वेक्टर आपका फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें लेंथ जो है ना वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी लंबाई एफ है। अब आप इसकी लंबाई निकालोगे, ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे, अगेन ये राइट ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, ये हाइपोटेनस, ये आपका क्या है, बेस है। तो बेस बराबर क्या होगा, हाइपोटेनस इंटू कॉस थीटा, दैट इज ये जो लेंथ निकल के आएगा, दिस लेंथ इज एफ कॉस थीटा। तो बेसिकली ये जो एफ कॉस थीटा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट।
तो जरा इस फॉर्मूला में हम लोग जो एफ एस कॉस थीटा लिखा हुआ है, एफ कॉस थीटा को एक साथ कर देते हैं। तो एफ कॉस थीटा इंटू एस, और एफ कॉस थीटा कुछ और नहीं है, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको हम लोग एफ पैरेलल लिख देते हैं। तो एफ पैरेलल क्या है? एफ कॉस थीटा यानी कंपोनेंट ऑफ फोर्स पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क निकालने के हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले हो गए, ठीक है। लेकिन हाँ, अभी तक जो भी फॉर्मूले पे हम चर्चा किए हैं ये तब यूज करना है जब आपका फोर्स कांस्टेंट हो। ओके, तो क्या क्या फॉर्मूले हैं एक बार इसको देख लीजिए फिर से। आपके पास एक फॉर्मूला आया, वर्क बराबर एफ डॉट एस, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट निकाल देना है। एफ डॉट एस का मतलब हो गया एफ एस कॉस थीटा, यानी एफ फोर्स का मैग्नीट्यूड इंटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इंटू जो भी एंगल बन रहा है, ठीक है, जो भी एंगल यहाँ बन रहा है वो एंगल का कॉस, इन तीनों को लेकर के गुना करना है। यहाँ एफ क्या है? एफ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ एंड एस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो एक तो एफ डॉट एस हो गया, दूसरा हो गया एफ एस कॉस थीटा। अब एफ एस कॉस थीटा के हिसाब से मैंने तीन अलग अलग केसेस लिए थे। एक केस इसमें एंगल जीरो था, मतलब फोर्स डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में थे, तो वर्क बराबर सिंपल फॉर्मूला आपका एफ एस। अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हुए तो वर्क बराबर माइनस एफ एस, और अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हुआ तो हम बोलेंगे कि भैया उस फोर्स ने काम नहीं किया। जैसे आप देख रहे हो F1 mg नॉर्मल, डिस्प्लेसमेंट अगर इधर हो रहा है तो F1 mg नॉर्मल, ये तीनों डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ इस केस में ये तीनों काम नहीं कर रहे हैं। F2 का काम पॉजिटिव आएगा, कितना आएगा? तो F2 इंटू एस, क्योंकि फोर्स डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है। फ्रिक्शन का काम यहाँ नेगेटिव होगा, और कितना होगा? तो माइनस फ्रिक्शन इंटू एस, जो भी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है उसमें इससे गुना कर देना है। तो यहाँ फ्रिक्शन डिस्प्लेसमेंट दूसरे के अपोजिट है, तो फॉर्मूला यूज होगा W बराबर माइनस एफ एस। एक और केस है जिसमें हाँ ये चर्चा हमने कर लिया, थीटा 90 हो तो वर्क 0 हो जाता है। फिर हमने यहाँ पर एक चीज़ समझा कि भैया ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है ना, इसकी लंबाई s है, इसकी लंबाई f है, बीच में एंगल थीटा बन रहा है, और अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, ये लेंथ निकालूँ, तो ये तो एस कॉस थीटा आएगा। तो एस कॉस थीटा जो उस फॉर्मूला में दिख रहा है, वो यहाँ जो दिख रहा है असल में ये कुछ और नहीं बल्कि ये एस पैरेलल है। एस पैरेलल का मतलब कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू फोर्स। तो आप कुछ कर तो ही रहे हो, आप वर्क निकालने के लिए क्या कर रहे हो? फोर्स में डिस्प्लेसमेंट के उस कंपोनेंट से गुना कर रहे हो जो फोर्स के पैरेलल है ना। मतलब हमें पूरा डिस्प्लेसमेंट से कोई मतलब नहीं, पूरा फोर्स ले लीजिए और डिस्प्लेसमेंट का बस वो कंपोनेंट देखिए जो फोर्स के पैरेलल है, बस उसको गुना कर दीजिए, आपका वर्क निकल जाएगा। तो एक फॉर्मूला ये आया एफ एस पैरेलल। और फिर हमने एक और चीज़ देखा जो एफ कॉस थीटा है। अगर हम एफ कॉस थीटा की बात करें तो ये भी क्या है? तो ये भी कंपोनेंट ऑफ फोर्स पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट है। तो वर्क का एक और फॉर्मूला हो सकता है एफ कॉस थीटा इंटू एस, कहने का मतलब एफ पैरेलल इंटू एस। यानी आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको पूरा डिस्प्लेसमेंट ले लेना है, कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट ले लेना है। लेकिन जब कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो फोर्स का वो कंपोनेंट लेंगे जो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है। क्लियर है? तो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल देख लेंगे फोर्स का क्या कंपोनेंट है, तो उस कंपोनेंट को डिस्प्लेसमेंट से गुना कर देंगे, उससे भी वर्क निकल जाएगा। तो इतने सारे फॉर्मूले हमारे पास वर्क के आ गए। हमारे पास रिजल्ट है वर्क बराबर एफ एस कॉस थीटा, है ना। तो जब थीटा आपका 0 डिग्री के बराबर और छोटा होगा 90 डिग्री के, है ना, समझ रहे हो? मतलब सिचुएशन कुछ इस टाइप का होगा। इधर आपका फोर्स लग रहा है, इधर आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ थीटा बन रहा है। 0 हो सकता है या 0-90 के बीच में, 0-90 के बीच का मतलब एक्यूट हो। तो उस केस में तो भैया हर जगह कॉस थीटा क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। हर एक एंगल के लिए कॉस थीटा पॉजिटिव ही होगा, है ना। कॉस 0 का मान 1 और 0-90 के बीच में कोई भी ले लो तो फिर कुछ ना कुछ प्लस में ही आना है ना। तो कॉस थीटा पॉजिटिव होगा तो वर्क भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि सब जब पॉजिटिव है, सभी जब पॉजिटिव है तो वर्क भी आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा।
तो याद रखना है कि जब थीटा 0-90 के बीच में होगा तो वर्क उस केस में पॉजिटिव होगा। ये आपका केस 1 हो गया। और एक और केस आपके दिमाग में रखना है, इसको सेकेंड केस कर दीजिए। तो सेकेंड केस में क्या कि थीटा आपका 90 डिग्री से बड़ा हो। देखो 90 पे क्या होगा वो हमको मालूम है, 90 पे वर्क 0 हो जाता है, राइट। तो मैं बात कर रहा था कि जब थीटा 90 से बड़ा हो लेकिन छोटा या बराबर हो 180 डिग्री का, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में तो हर जगह भैया कॉस थीटा आपका निगेटिव ही होगा, है ना। तो वर्क भी आपका निगेटिव आएगा। वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और फिर कॉस थीटा। तो बाकी सब तो पॉजिटिव है, अगर कॉस थीटा निगेटिव हो गया तो फिर पूरा का पूरा वर्क ही निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो वर्क आपका छोटा होगा किससे, 0 से। चलिए, तो इसको भी याद रखना है। और इस सिचुएशन में फिगर कैसा बनेगा, तो आपका फोर्स कुछ ऐसा होगा और डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा होगा, और ये एंगल आपका 180 होगा, नहीं तो 90-180 के बीच में होगा, यानी ऑब्ट्यूस होगा। तो जब एंगल जो होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, वो अगर 90 से बड़ा हो, 180 से छोटा या बराबर हो तो वर्क निगेटिव आएगा, और जब 0 से बड़ा या बराबर 90 से छोटा हो तो वर्क पॉजिटिव आएगा, और अगर थीटा 90 के बराबर है तो उस केस में वर्क आपका 0 हो जाएगा। ओके, तो ये सारी केसेस पर हमने चर्चा कर लिया। अभी तक हम लोग क्या बात कर रहे थे कि जब फोर्स कांस्टेंट होगा तब क्या करेंगे। अब बात आती है कि अगर फोर्स वेरिएबल हुआ तब क्या करेंगे सर, है ना। मतलब वेरिएबल का मतलब हो सकता है उसका मैग्नीट्यूड बदल रहा हो, या फिर हो सकता है उसका डायरेक्शन हर जगह चेंज हो रहा हो। तो उस केस में क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई रास्ता है, ये ए है पॉइंट और ये बी पॉइंट है, और आप एक ऑब्जेक्ट को धकेलते धकेलते, एक ऑब्जेक्ट है इस पर, और इसको आप धकेलते धकेलते फोर्स लगा करके धकेलते धकेलते आप ए से बी पर ले गए, है ना। मतलब यहाँ से शुरू किया धकेलना, धकेलते 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 यहाँ तक ले गए। बात समझ में आ रही ना। तो इस फोर्स ने कितना काम किया ये मुझे जानना है। तरीका क्या है निकालने का, तरीका देखो एक ही है। क्या कि हर छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक पहुँचने में हर छोटा छोटा जो डिस्प्लेसमेंट पे जो काम हुआ है उन सारे काम को जोड़िए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं आपको सर्वे करने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है, कि एक गांव में कितने लोग रहते हैं। अगर मान लीजिए हर घर में जितने भी मकान दिख रहे हैं आपको, हर मकान में अगर 5 आदमी रहते होंगे सब मिला करके, मतलब आदमी औरत बच्चा सब मिला के टोटल 5 व्यक्ति अगर वहाँ पे रहते होंगे, तो आपको उस गांव में कितने लोग रहते हैं जानने के लिए बस ये छोटा सा काम करना है। कितने मकान है गिन लेना है ना। आपने मकान गिना, मान लो उसमें 200 मकान मिले और हर एक मकान में 5 आदमी, तो सिंपल काम है 200 गुना 5 कितना हुआ 1000। फट से जनसंख्या मुझे पता चल गई उस गांव की कि उस गांव में 1000 लोग रहते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जैसे कि होता है कि हर मकान में अलग अलग, किसी मकान में 10 लोग रहते हैं, किसी मकान में 2 लोग रहते हैं, किसी मकान में 15 लोग रहते हैं, 5 लोग रहते हैं, 7 लोग रहते हैं, उस केस में क्या होगा। तो उस केस में आपके पास एक ही तरीका है कि हर मकान में जाइए, पता कीजिए किस में कितने रहते हैं और फिर सबको जोड़ते चलिए, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। समझ में आया। जैसे कि भारत की जनसंख्या जाननी है, भारत में जनगणना होना है, तो क्या लग रहा है, क्या बैठे बैठे कोई भारत की जनगणना को काउंट कर लेगा? नहीं कर सकता, उसको घर घर जाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि किस घर में, किस बिल्डिंग में, किस मकान में कितने लोग रहते हैं ये एग्जैक्ट तो पता किसी को नहीं रहता है, कुछ भी हो सकता है, 10, 12, 15, 20, 2, 4, 1, है ना। तो एक ही तरीका है कि घर घर जाइए, पता कीजिए कितने लोग हैं और फिर सबको जोड़ते चलिए। तो वही काम यहाँ पे हो रहा है। देखो फोर्स आपका वेरिएबल है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट
मतलब हर छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट पे फोर्स क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। हो सकता है उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, हो सकता है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए। तो उस केस में क्या होगा, हर छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट पे काम तो अलग अलग होगा, है ना। वर्क बराबर एफ एस कॉस थीटा, तो कुछ भी बदलेगा तो वर्क तो बदल जाएगा, या तो थीटा बदल जाए तो बदल जाए, एस बदल जाए या फिर एफ बदल जाए। अगर एस सेम भी है, अगर एस सेम भी है लेकिन एफ और थीटा बदल रहे हैं तो फिर उस केस में तो वर्क आपका बदलता रहेगा। तो आपके पास अब एक ही तरीका है कि जो ए से बी तक जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है उस पूरे डिस्प्लेसमेंट को छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट में बांट दीजिए और फिर हर एक छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट पे जो काम हुआ है उस काम को जोड़िए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कि ये काम तो बड़ी लेंदी है ना, कैसे करेंगे सर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट होंगे, है ना। और फिर सब पे देखो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्यों करेंगे, तो उसकी वजह ये है कि हम जो फॉर्मूला जानते हैं वर्क बराबर एफ एस कॉस थीटा, ये तब यूज करना है जब फोर्स कांस्टेंट हो, राइट। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट को बहुत छोटा कर दें, डिस्प्लेसमेंट जो हम यहाँ टुकड़े किए हैं ना, ये टुकड़ा बहुत छोटा छोटा होना चाहिए। जाहिर सी बात है जितने टुकड़े छोटे होंगे इसके जो पार्ट्स बनेंगे वो उतने ही ज़्यादा हो जाएंगे। तो अगर डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है तो नंबर ऑफ जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ छोटे छोटे बन रहे हैं उसकी संख्या बहुत ज़्यादा होगी, राइट। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक बड़ा नंबर मतलब इन्फिनाइट आप कह सकते हो कि छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट में मैंने इसको बांट रखा है ताकि हर जो छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत छोटा हो। और जब ये बहुत छोटा होगा, डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा होगा, तो उतने छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए ये फोर्स तो लगभग कांस्टेंट जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, फोर्स लगातार बदल रहा है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता जा रहा है फोर्स भी बदलता जा रहा है, ठीक है। लेकिन जिस समय कुछ वैल्यू है, मान लो किसी समय एक वैल्यू का 10 न्यूटन है और किसी डायरेक्शन में, तो एकदम छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए, वहाँ से छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए तो भैया उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन थोड़ी देर के लिए ही सही कांस्टेंट तो रहा होगा। जैसे कहीं बल्ब लगा हुआ है कमरे में और वो बल्ब लगातार अपना कलर चेंज कर रहा है, लेकिन समय के एक पल में जाए और अभी कुछ कलर है तो वो कलर कुछ देर तो जरूर ठहरा होगा, भले ही वो 0.0000001 सेकंड तक ही क्यों ना ठहरा हो, लेकिन ठहरा तो जरूर होगा। बात समझ में आई ना। तो वैसे ही हम ये मान रहे हैं कि ठीक है फोर्स लगातार बदल रहा है, पर अगर किसी समय फोर्स की वैल्यू कुछ है, जैसे मान लो अभी ये पॉइंट P पर है और इस पॉइंट P पर अभी फोर्स F लग रहा है, तो इस P से जो छोटू सा डिस्प्लेसमेंट होगा ds, इस डिस्प्लेसमेंट को हम ds बोले। ds क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को। तो जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए तो भैया ये फोर्स कांस्टेंट होगा, है ना। तो यहाँ पे हम जो छोटा सा वर्क होगा उसको आप dw लिखो, उसे तो निकाल सकते हैं। और उसके लिए तो हम लोग ये जो डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला है वो यूज कर सकते हैं कि हाँ फोर्स डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट मेरा वर्क हो गया, है ना। तो F डॉट ds ये छोटा सा वर्क आया इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए, है ना। तो हमें बस करना यही है कि हर छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए ऐसे ही वर्क निकालना है और उसको जोड़ देना है। और ये जो जोड़ने का काम होगा ये हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन की मदद से। इंटीग्रेशन का मतलब आप पढ़े हुइएगा, इंटीग्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ समेशन। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, मतलब देखो तरीका क्या है वो समझ लीजिए। आपको ना ही इनिशियल सिचुएशन लेना है ना ही फाइनल सिचुएशन लेना है, बीच का कोई सिचुएशन कंसीडर करना है। जैसे मैंने यहाँ पर P क्या है, बीच का कोई, बीच का मतलब एग्जैक्टली बीच की बात हम नहीं बोल रहे हैं, कोई आर्बिट्री टाइप का कहीं भी हो सकता है ना। वो फिक्स नहीं है कि हाँ वो यही पॉइंट है या इतना दूरी पर वाला पॉइंट है, वो फिक्स पॉइंट नहीं है, वो आर्बिट्री पॉइंट है, मतलब अपने मन का मर्जी है, कुछ भी हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, इस तरह की बात है। तो आर्बिट्री सा एक पोजीशन लीजिए, पॉइंट लीजिए, उस पॉइंट पे देखिए कि क्या फोर्स लग रहा है, फिर उस पॉइंट से छोटा सा जो डिस्प्लेसमेंट होगा उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट का आप वर्क निकालिए, F डॉट ds आ गया। अब उसको आप क्या कीजिए, इंटीग्रेट करें। जब आप वहाँ पर इंटीग्रेशन करोगे ना तो हर छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट पर जो जो काम हुआ है वो सब ऐड हो जाएगा। इंटीग्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ समेशन, इंटीग्रेशन जोड़ने का एक काम है। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली सब जुड़ता चला जाएगा, हर छोटा छोटा जो F डॉट ds होगा सब जुड़ेगा, है ना। बस आपको इंटीग्रेट कर देना है। तो जो इंटीग्रेशन dw है वो हमको देगा टोटल वर्क, दिस इज नथिंग बट F डॉट इंटीग्रेशन F डॉट ds। अच्छा, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, तो A से आप B तक जा रहे हो तो इंटीग्रेशन की जो लिमिट होगी यहाँ पर
तो सीधा सीधा ए से बी हो जाएगा, यानी आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पर बी तक ही इंटीग्रेट करना है। अब लिमिट ही बताएगा ना कि कहाँ तक का काम निकालना है, ऐसा थोड़ी कि यहाँ से यहाँ तक का काम और यहाँ से पूरा यहाँ तक का काम सेम ही होगा, है ना। तो आपको यहाँ पर लिमिट भी लगानी पड़ेगी कि कहाँ से कहाँ तक। जैसे आपको ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट का वर्क चाहिए तो आप ए से बी इंटीग्रेट करो, आपको ए से पी तक का ही वर्क चाहिए तो आप ए से पी इंटीग्रेट करो, समझ रहे हो ना। तो बस इंटीग्रेट करेंगे तो उतना दूर का ऐड हो जाएगा। इंटीग्रेशन क्या करेगा, हर छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क हो रहा है, जो एफ डॉट डी एस हो रहा है, उस सबको जोड़ता चलेगा और आपको टोटल वर्क निकाल देगा। तो फाइनली आप क्या समझे यहाँ पे कि भैया अगर फोर्स वेरिएबल है और हमें वर्क निकालना है तो हमें किसी आर्बिट्ररी सा पॉइंट पकड़ना है, उस पॉइंट पे देखना है कि क्या फोर्स लग रहा है, फिर वहाँ से जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा डी एस, तो उस छोटू सा डिस्प्लेसमेंट के पर जो ये वर्क होगा, इस फोर्स का जो वर्क निकल के आएगा उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए एफ डॉट डी एस वो निकालना है और उसको इंटीग्रेट कर देना है। कहाँ से कहाँ, तो जहाँ से जहाँ तक का आपको वर्क चाहिए वहाँ से वहाँ तक इंटीग्रेट कीजिए। अगर ए से भी चाहिए तो ए से भी इंटीग्रेट कर दीजिए। यही आपका वर्क का फॉर्मूला हो गया। क्लियर है ना। अब चाहो तो सीधे याद रख सकते हो कि हाँ एफ दिया है तो एफ डॉट डी एस करना है और इंटीग्रेट कर देना है ना, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, या फिर जहाँ से जहाँ तक का भी आपको वर्क निकालना है वहाँ से वहाँ तक इंटीग्रेट कर दीजिए। चलिए ये सारी बातें हो गई। अब मान के चलिए कि हमें ए का कोऑर्डिनेट पता है, ए का कोऑर्डिनेट दे दिया, बी का भी कोऑर्डिनेट दे दिया और फोर्स भी दे दिया आपको, ठीक है। फोर्स कुछ इस टाइप का दे दिया, फोर्स है एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ऐसा कुछ है। ए का कोऑर्डिनेट भी आपको गिवन है, क्या भैया, x1 y1 और z1, ठीक है। बी का कोऑर्डिनेट भी आपको दे दिया, क्या, x2 y2 और z2, और फिर कहा कि जब हम a से b इसको डिस्प्लेस किए तो बताइए कितना काम हुआ, है ना। ऐसा कोई क्वेश्चन मान लीजिए आपके सामने दिया हुआ है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप सिंपल सोचो। यहाँ पे फोर्स मान लीजिए वेरिएबल हुआ, कहीं अगर कांस्टेंट नहीं हुआ सपोज और वो वेरिएबल हुआ, तो उस केस में क्या करना होगा। सबसे पहले तो आपको कोई आर्बिट्ररी सा पॉइंट पकड़ना, जैसे हमने यहाँ पे हमने P को पकड़ लिया। P आर्बिट्ररी सा पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट कुछ आर्बिट्ररी सा होगा, नहीं, मान लीजिए कि इसका कोऑर्डिनेट है x, y और z, है ना, x, y, z इसका कोऑर्डिनेट है। यहाँ x, y, z आर्बिट्ररी आपके वेरिएबल हो गया, है ना। तो अब हम मतलब यहाँ पर एक्स वाई जेड आपका फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है ना। तो अब अगर मैं यहाँ पर पोजीशंस की बात करूँ, है ना, पोजीशन वेक्टर की बात करूँ, तो मेरा पी का जो पोजीशन वेक्टर है इसको हम आर लिख रहे हैं, वो क्या होगा, ओरिजिन से पी तक जो वेक्टर ड्रॉ होगा वो पी का पोजीशन वेक्टर हो गया, है ना। मान लो ओरिजिन कहीं पे है और यहाँ पे P है, तो ओरिजिन से P तक जो वेक्टर ड्रॉ होगा दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x, y, z। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा इसको हम लोग R से लिखेंगे, वो क्या होगा, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। और जब आप यहाँ से डिस्प्लेसमेंट करोगे किसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करोगे, इस डिस्प्लेसमेंट को हम लिखेंगे चेंज इन आर, है ना, आर में जो परिवर्तन हुआ, तो वो चेंज इन आर जो है, जो कि डिस्प्लेसमेंट को, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो क्या होगा, वो क्यों होगा, तो जब पॉइंट घसकेगा, है ना, आप यहाँ से आगे बढ़ोगे
तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट में थोड़ा सा चेंज आएगा, थोड़ा सा वाई कोऑर्डिनेट में चेंज आएगा, थोड़ा सा जेड कोऑर्डिनेट में चेंज आएगा, और उसकी वजह से फाइनली आपकी पोजीशन में चेंज आएगा। आपका पोजीशन जो होगा ना वो बदल चुका होगा, एंड दिस पोजीशन इज द न्यू पोजीशन आर प्लस डी आर। ओके, तो जो डी आर है वो कैसे मिलेगा? डी आर मिलेगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, है ना। dx रिप्रेजेंट स्मॉल चेंज इन x, dy रिप्रेजेंट स्मॉल चेंज इन y, एंड dz रिप्रेजेंट्स स्मॉल चेंज इन z। ये dr ही मेरा क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, राइट। इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हो रहा है छोटा सा, वो क्या है? dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। ओके, तो अगर मैं अब यहाँ पर छोटू सा डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क निकालूं, है ना, कि P पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट था वहाँ से छोटा सा जो डिस्प्लेसमेंट इसने तय किया है, तो वर्क जो छोटा सा वर्क हुआ है, अगर मैं उस वर्क की बात करूँ तो वो क्या हुआ है? F डॉट डी एस, यानी क्या हो जाएगा बताओ? एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। अब डॉट प्रोडक्ट आपको पता है, आई वाले के आई से गुना करते हैं, जे वाले को जे से, के वाले को के से। तो फाइनली जो यहाँ वर्क निकल के आएगा वो हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। ये छोटू सा वर्क हुआ। हमें क्या करना है? ए से बी तक, है ना, ए से हमें क्या करना है? ए से बी तक हर छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट जो काम है सबको जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे? ये जो छोटा सा काम जो बीच में हुआ था डी डब्ल्यू, उसको इंटीग्रेट कर देंगे ए से बी। तो ऑटोमेटिकली इंटीग्रेशन हमारा क्या करेगा? ऑटोमेटिकली सबको ऐड करके नेट वैल्यू हमें बता देगा। जैसे कैलकुलेटर में क्या होता है, बस इंटी करते हो, बराबर डालते हो, कैलकुलेटर खुद ही कैलकुलेट करके बता देता है। तो वैसे ही आपको इंटीग्रेशन पे भरोसा रखना है, ठीक है। आपको बस उस आर्बिटरी सा जो वर्क निकल के आया है, सॉरी आर्बिटरी पोजीशन पे जो वर्क निकल के आया है डी डब्ल्यू, ठीक है, उसको आपको क्या करना है? इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। तो फटाफट इंटीग्रेट कीजिए। तो फटाफट इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, है ना। जो टोटल वर्क हो जाएगा ये आपका इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू होगा, कहाँ से कहाँ भैया? ए से बी। चलिए, तो फाइनली आपका जो यहाँ पे निकल के आएगा क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। अब हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो ये हो गया एफ एक्स डी एक्स ए से बी प्लस इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई ए से बी प्लस इंटीग्रेशन ए से बी एफ जेड डी जेड। ये हमारा वर्क का क्या हो गया? एक फॉर्मूला हो गया, है ना। तो हम ऐसे भी वर्क निकाल सकते हैं। अब आप ए से बी जाओगे, आप यहाँ देखो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो यहाँ लिमिट एक्स की डालेंगे, है ना। एक्स कहाँ से कहाँ चेंज होगा? तो अगर ए से बी आप मूव कर रहे हो तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ चेंज होगा? ए पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? x1, और बी पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? x2। तो यहाँ बेसिकली जो लिमिट होगी वो x1 से x2 हो जाएगी। x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो x की लिमिट डाल देंगे, है ना। वैसे यहाँ पर ये y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो हमें ये देखना है कि y कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है। तो भैया a से जब b जाएंगे ना, तो y देखो, a पे y कोऑर्डिनेट क्या था पॉइंट का? y1। याद करो, a का कोऑर्डिनेट था x1 y1 z1 और b का था x2 y2 z2। तो जब आप a से b जाओगे तो आपका y कोऑर्डिनेट y1 से y2 हो जाएगा। वैसे जब आप a से b जाओगे तो आपका z कोऑर्डिनेट z1 से z2 हो जाएगा। तो हमें जो यहाँ पर जो फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे हम लोग वर्क का, सीधा सीधा क्या हो जाएगा? x1 से x2 एफ एक्स डी एक्स प्लस
y1 से y2 fy dy प्लस z1 से z2 fz dz। ठीक है, तो ये एक तरह से हमारे पास रिजल्ट आ गया, इसको याद रखना है। अब एक छोटा सा केस देख लेते हैं, है ना, उसको याद रखेंगे कि मान लीजिए कि फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है और सब एक ही लाइन के पैरेलल है, सपोज वो एक्स के ही पैरेलल है और ये ओरिजिन हो गया यहाँ पे, और हमें वर्क निकालना है। हम ना इस ऑब्जेक्ट को किसी पोजीशन x1 से धकेलते धकेलते x2 तक ले जा रहे हैं और मुझे जानना है कि यहाँ पे क्या काम हुआ है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम कोई आर्बिट्रेरी सा, हो सकता है ना कि फोर्स वेरिएबल हो, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कोई आर्बिट्रेरी सा पोजीशन पकड़ लेंगे। जैसे मान लिया कि मैंने किसी पोजीशन x को पकड़ लिया, फिर हम देखेंगे कि इस x पे क्या फोर्स लग रहा है, तो पता चला कि F लग रहा है। फिर हम इसको क्या करेंगे, एक छोटू सा डिस्प्लेसमेंट देंगे यहाँ से, है ना। जो डिस्प्लेसमेंट देंगे वो ऐसे देंगे कि x जो है ना वो तो किस डायरेक्शन में देंगे, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देंगे वो किस डायरेक्शन में देंगे, वो उस डायरेक्शन में देंगे जिधर जाने से x बढ़ रहा हो, है ना। तो हम इसको छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं dx, ये उस डायरेक्शन में देंगे जिधर जाने से x बढ़ रहा हो, ठीक है, ताकि मेरा जो dx है ना वो पॉजिटिव हो। dx किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन x, चेंज इन x कोऑर्डिनेट, है ना। तो जो चेंज इन x कोऑर्डिनेट है, स्मॉल चेंज इन x, तो वो पॉजिटिव हो। पॉजिटिव तब होगा ना जब x बड़ा होगा। तो आपको जो dx कंसीडर करना है, हमेशा ध्यान पे रखना है कि हमको dx उस डायरेक्शन में कंसीडर करना होगा या करना चाहिए जिस डायरेक्शन में जाने से x बढ़ रहा हो। ये तरीका है कि अगर आप y में छोटा सा चेंज मान रहे हो dy, तो आपको वो चेंज उस डायरेक्शन में लेना है इधर जाने से y बढ़ता हो, ठीक है। आप उल्टा भी ले सकते हो, लेकिन आपको वहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर मैं dx इधर नहीं कंसीडर करके मैं छोटू सा डिस्प्लेसमेंट इधर ही कंसीडर कर लूँ तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन फिर हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस केस में तो x में जो चेंज होगा वो निगेटिव होगा, बिकॉज x घट रहा है, इधर जाने से क्या होगा, x घट रहा है, तो x में जो चेंज होगा वो तो निगेटिव होगा, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे dx मेरा क्या हो गया, निगेटिव हो गया, ठीक है, समझ में आया। और जब dx की मैग्नीट्यूड की बात आएगी, जब dx की मैग्नीट्यूड की बात आएगी, तो फिर dx का मैग्नीट्यूड dx नहीं बल्कि माइनस dx होगा। तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ मुझे dx की मैग्नीट्यूड लिखनी है वहाँ पे मुझे dx नहीं माइनस dx लिखना है, इसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो क्यों मतलब लफड़े में पड़ना, है ना, हो सकता है कहीं हम भूल जाएं, गलत ले लें। तो सबसे अच्छा हम एक तरीका दिमाग में बैठा लेंगे कि dx हम उधर मानेंगे जिधर जाने से x बढ़ता हो, dy उधर मानेंगे जिधर जाने से y बढ़ता हो, dz उधर मानेंगे जिधर जाने से z बढ़ता हो, ताकि ये dx dy dz हमारा पॉजिटिव रहे, ठीक है। तो हम dx इधर नहीं मानेंगे, है ना, हम उधर मानेंगे जिधर जाने से मेरा x बढ़ रहा हो। अब हम करेंगे क्या, हम यहाँ पे छोटू सा वर्क निकालेंगे इस फोर्स के कारण, वो हो गया f डॉट dx। अब कोई जरूरी नहीं कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट एक ही दिशा में हो, ऐसा भी हो सकता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कुछ एंगल बन रहा हो, है ना, तो ऐसा भी हो सकता है, इट में बी पॉसिबल, है ना। तो खैर f डॉट dx हमारा छोटा सा वर्क हो गया। अब हम इसी वर्क को इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से कहाँ, x1 से x2, तो हमें टोटल वर्क निकल जाएगा, ठीक है। तो इस रिजल्ट को भी क्या रखना है, याद रखना है, क्योंकि छोटा सा मान लो x के ही पैरेलल सब कुछ हो रहा है, तो आप सिंपली दिमाग में बैठा सकते हो कि आपका वर्क क्या होगा, इंटीग्रेशन x1 से x2 f डॉट dx।